सबाई के जोहार। तो चलो आज क्लास हमरा कर भाषा की परिभाषा तथा प्रकार। ठीक है, इटा क्लास नम्बर 5 एते मने रखबे। एकले आगु 4टा क्लास मैं तोरा के कराई दिलाम। जदि नहीं देखला या तो जाइखुन क्लास गिला देखी लेबे। बेजाय बेजाय इम्पोर्टेंट लगे मने रखबे। आज जे क्लासटा हेते इटा हेते भाषा की परिभाषा तथा उसकी प्रकार। ठीक है, आज क्लास टाइम भाषा को परिभाषा के बारे तथा ओकर कतना प्रकार है सेटा के बारे पूरा डिटेल से हमरा चर्चा करब। ठीक है, बार बार कोइन एक आगू क्लास गिला जो नहीं देखल है तो जाइए देखी लेबे है कि वो क्लास गिला बेजाय बेजाय इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, तो क्लासटा स्टार्ट करे आगू क्लासटाके एक लाइक कर देवा और नया लगिया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेबे ताकि कुड़मालिक बारे नया नया जिनिस जाने कर मौका पाइबे। आरेकटुकु कहे हम कि आज क्लास टाइम ध्यान से सुनबे और एकटुकु बुझा कर क्वेश्चन करबे कहा कि ई सीरीज टाइम माने प्लेलिस्ट टाइम जे इटा एक बार टॉपिक बनाल गला है कि भाषा विज्ञान और भाषा कर गठन कैसन भावे एलाय सेटा भितरे एगिला पढ़ा के हुए ई टॉपिकटा एकटुकु इम्पोर्टेंट लागे से जन्य सबाई एकटुकु ध्यान से सुनबे है और बुझा कर क्वेश्चन करबे है। ठीक है, तो सबाई लाइक कर दे क्लासटा के। तो चला स्टार्ट करल जाए। जो जी आवाज़टा क्लियर नहीं सुना हम तो हेडफोन टी एकटुकु लगाई लेबे है और नहीं देखबे तो आराम से सुनबे है मने है जाता। तो किना को है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इटा सबाई जानो द ह्यूमन इज ए सामाजिक सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल मतलब सामाजिक प्राणी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी माने हो कि जे समाज दया भाव कैसन करी हो एक दूसरे मदद करना एगिला बारे बुझत ओके सामाजिक प्राणी कहल जाए। मानव समाज में अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। मानव समाज में, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है तो मानव समाज में अपने भाव और विचार को एक दूसरे पर क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भेड़ बकरी थोड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है और अपने भाव और विचार को एक दूसरे पर क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। इस सारी भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ये जितने भी भाव और विचार है मनुष्य के अंदर में जो दूसरे को अपने भाव और विचार को आदान प्रदान करते हैं, इसके लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम क्या है, वो मीडियम है भाषा। क्या है न, भाषा। देखिए यहाँ पर गोल घेरा कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो मीडियम क्या है, भाषा। भाषा के द्वारा ही यानी कि नहीं, भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने भाव और विचार को एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, भाषा के अतिरिक्त हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए यद्यपि अनेक चेष्टाओं की सहायता भी लेते हैं। भाषा के अतिरिक्त, भाषा के द्वारा तो अपनी भाव और विचार को व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी चेष्टा भी सहायता की जाती है। जैसे एक दूसरे का हाथ दबाना, ताली बजाना, चुटकी बजाना, आँख घुमाना, आँख दबाना, खांसना, मुंह चिपकाना, उंगली दिखाना, गहरी सांस लेना आदि। ये भी एक प्रकार का इशारा है। अगर किसी का हाथ दबा रहे हैं मतलब कुछ इशारा कर रहा हूँ। आँख मारना मतलब इशारा करना। खांसना मतलब उसको सुनाना कि मैं तेरे को कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो भाषा के अलावा ये सारा भी इंडिकेट है जिसके माध्यम से अपने भाव और विचार को एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं। व्यापक अर्थ में इन्हें भाषा कहा जा सकता है। अगर यदि आप लोग विशाल वाइड एरिया में विशाल तरीके से अगर आप लोग समझिएगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं, जो इंडिकेट जो दिया गया है इसको हम लोग एक भाषा का रूप भी कह सकते हैं। किंतु अध्ययन और विश्लेषण की सीमा से बाहर होने के कारण हम इन्हें भाषा नहीं कह सकते। बट क्या हुआ कि रिसर्च और स्टडी से बाहर होने के कारण, क्योंकि आँख मारना इशारा तो एक
माने जनरली बोल सकते हैं, बट उसका कुछ और भी इशारा तो हो सकता है। ठीक है, कोई प्यार के माध्यम से इशारा करता है, तो कोई चोरी करने के लिए इशारा करता है, तो कोई काम करने के लिए इशारा करता है, बहुत सारा हो सकता है जो अध्ययन के बाहर है, रिसर्च के बाहर है। इसीलिए इसको हम लोग भाषा नहीं कह सकते। इसके आधार पर प्रश्न उठता है कि फिर भाषा क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ओरिजिन होता है, तो फिर भाषा है क्या। जब ये सारा चीज़ भाषा नहीं है तो भाषा है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आधुनिक विद्वान जैसे वर्नर्ड ब्लग, ट्रेगर और स्टुअर्ट केंट आदि ने भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक, माना हुआ ध्वनि प्रतीक का समूह कहा है। उन्होंने कहा है कि ध्वनि का एक प्रतीक है भाषा। किन्होंने माना है? तीन वैज्ञानिक का नाम दिया है, याद रखिएगा, बर्नार्ड ब्लॉक, ट्रेगर और स्टुअर्ट केंट। ये तीन, बर्नार्ड ब्लॉक, ट्रेगर और स्टुअर्ट केंट ने भाषा को ध्वनि का प्रतीक का समूह माना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वानों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। बहुत सारा विद्वान इस दुनिया में आए हैं, गए हैं, तो उन्होंने भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं दी है। भाषा की कोई सटीक परिभाषा देने से पहले उसकी विशेषताओं का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भाषा की परिभाषा देने से पहले भाषा का क्या जो अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग जानेंगे कि भाषा की परिभाषा, उसका डिफिनेशन क्या है। क नंबर जो पॉइंट में दिया गया है वो है सार्थकता। भाषा के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या सार्थकता होनी चाहिए। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समूह सार्थक होता है। भाषा में जो प्रयुक्त ध्वनि इस्तेमाल किया जाता है वह सार्थक होता है, इसलिए वह वक्ता के भावों और विचारों को श्रोता तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। इसीलिए किसी के द्वारा जब बोला जाता है तो उस ध्वनि को दूसरे के पास पहुंचाने में मदद करता है। वही ध्वनि अगर सार्थकता नहीं होती है तो वो पहुंचा नहीं जा सकता है, ना ही मतलब उसको सुन सकते हैं। ख नंबर में है व्यवस्थित। भाषा में एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था रहित ध्वनियों के समूह को भाषा नहीं कहा जा सकता है। भाषा में क्या होती है? व्यवस्था होती है। अगर व्यवस्था के अनुरूप ध्वनियों का समूह को भाषा नहीं कहा जा सकता। सॉरी, अव्यवस्थित अगर रहेगा, माने व्यवस्था रहित रहेगा ध्वनि, मतलब उसका कोई ना मीनिंग निकलेगा, ना ही कोई सटीक अर्थ निकलेगा, तो उसको भाषा नहीं कहा जा सकता। इसलिए व्यवस्था होना जरूरी है। ग नंबर जो पॉइंट है उसमें दिया है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ यद्यपि वक्ता के अभिप्राय को श्रोता तक पहुंचाती हैं। भाषा में जो ध्वनि का इस्तेमाल होता है उसको कहाँ तक पहुंचाता है? सुनने वाले श्रोता तक पहुंचाता है, परंतु उन ध्वनियों का अर्थ के साथ कोई सहजात संबंध नहीं होता है। यदि उन ध्वनियों के साथ कोई सटीक अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब अच्छा अगर अर्थ नहीं निकलता है, एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि शब्द का अर्थ के साथ कोई सहजात संबंध नहीं होता है। यदि यह संबंध सहजात होता तो कुत्ते का भौंकना, बाव बाव, भौंस भौंस, भूस भूस, कॉल कॉल कोई प्रकार से अभिव्यक्ति न होता है। ठीक है, यदि यह संबंध सहजात होता तो कुत्ते का भौंकना, बाव बाव, भस भस, भूस भूस, कोल कोल कोई प्रकार से अभिव्यक्ति नहीं होता। कुछ न कुछ संबंध है जिसके कारण इसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के ध्वनि को क्या बोला गया है न? यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। क्योंकि बावा मतलब कुछ भी हो सकता है, भस भस माने कुछ भी हो सकता है, भूस भूस माने कुछ भी हो सकता है, और कोल कोल माने कुछ भी हो सकता है। वही चीज़ बोल रहा है कि कोई प्रकार से अभिव्यक्त ना होता, मतलब बहुत प्रकार से अभिव्यक्त होता है। तो अगर बाव बाव होता एक ही मीनिंग देता तो उसका सटीक कोई मीनिंग निकलता, बट उसको कोई प्रकार से अभिव्यक्त होता है, तो वही चीज़ बोल रहा है। घ नंबर में जो पॉइंट में दिया है उसमें क्या बोल रहा है?
अध्ययन विश्लेषण के योग्य, मतलब जो भाषा होनी चाहिए वो अध्ययन और उसमें विश्लेषण होना चाहिए। भाषा में प्रयुक्त सभी ध्वनियाँ अध्ययन विश्लेषण के योग्य होती है। जिन ध्वनियों का अध्ययन विश्लेषण नहीं किया जा सकता उन्हें भाषा के सरणी में नहीं रखा जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा है कि भाषा के अंतर्गत जितने भी भाषाएं आती है उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उसमें रिसर्च किया जा सकता है कि इसके अंदर कोई व्यवस्थित ध्वनि है कि नहीं, कोई सही या सटीक अर्थ निकलता है कि नहीं। अगर इस विश्लेषण करने के पश्चात अगर उसमें कोई मीनिंग सटीक नहीं निकलता है तो वो भाषा के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे कुत्ते का भौंकना, भौं भौं, भाव भाव, भूस भूस, ठीक है। जैसे पशुओं को पानी पिलाने के लिए छेंक छेंक, चौं चौं, कुत्ते को बुलाने के लिए कुर कुर आदि ध्वनियाँ अध्ययन विश्लेषण सीमा में न होने के कारण भाषा के क्षेत्र में परिगणित नहीं की जा सकती है। वही चीज़ बोल रहा है कि जैसे छेंक छेंक, चौं चौं, कुत्ते को बुलाने के लिए कुकुर, ध्वनियाँ जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इन ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है, बट इस ध्वनि के द्वारा हम लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं कि गाय को हम्मा हम्मा करने से वो आ सकती है, बट इसका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अंगा नंबर में वर्ग में सीमित, इसमें क्या बोल रहा है, भाषा किसी एक वर्ग के लोगों द्वारा या एक खास समूह के लोगों के बीच बोली या समझी जाती है। उसका क्षेत्र वर्ग विशेष से साथ जुड़ा रहता है। ये वाला भी पॉइंट समझ गए, किसी वर्ग विशेष से ही भाषा जुड़ा रहता है। हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाषा की प्राकृतिक विशेषताएं। भाषा की क्या क्या प्राकृतिक यानी कि प्रकृति विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। चलिए, भाषा की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं उसका पहला नंबर जो पॉइंट है वो पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ। भाषा की प्रकृति के आधार पर उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? किसी भी बालक को 1-2 वर्ष की अवस्था में अमेरिका या रूस में समाज में पाला जाने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो भारतीय होने पर भी भारत की कोई भाषा बोल या समझ नहीं पाएगा। इसमें क्या बोल रहा कि अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है और जन्म से 2 वर्ष तक ठीक है, 2 वर्ष तक 2 वर्ष तक उसको अगर विदेश में रख दिया जाता है तो वो तो भारतीय हुआ, बट भारतीय के साथ साथ वो भारत की कोई भाषा को वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड में रहता है तो वो इंग्लिश ही सीख पाएगा। अपितु रूसी या अमेरिकी को सरलता से व्यवहार में लाएगा। रूस या अमेरिका में अगर रख दीजिएगा तो रूस का भाषा या अमेरिका भाषा बोलेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इससे पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि भाषा एक बापोती धन नहीं है, मतलब पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय बच्चों को किसी भी समाज में शिशु अवस्था से पाला जाने पर वह भारतीय भाषा का ही प्रयोग करता। अगर शिशु अवस्था में अगर कहीं भी उसको मतलब रख दिया जाए किसी विदेश में, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, फ्रांस, रूस, तो वह भारत की भाषा ही बोलता अगर बापोती धन होता मातृभाषा तो। दूसरा पॉइंट बोल रहा भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब लिया हुआ, अर्जन किया हुआ भाषा है। भाषा आसपास के वातावरण से ग्रहण की जाने वाली अर्जित संपत्ति है। इसी कारण कोई मनुष्य किसी भी भाषा को सीखकर व्यवहार में ला सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य किसी भी भाषा को सीखकर अपने जीवन में ला सकता है, व्यवहार में ला सकता है, परंतु वह भाषा को जानने वाले वर्ग में ही उसका प्रयोग कर सकता है। एक घटना उसके उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय है। ठीक है, घटना तो बताता हूँ, बट अगर कोई भाषा सीखता है, अगर इंग्लिश सीखेगा तो इंग्लैंड में ही जाके उसको बोलना पड़ेगा या किसी समूह में जाके बोलना पड़ेगा जहाँ इंग्लिश कोई जानता है, समझता है। अगर हिंदी वाला ग्रुप में जाके बोलेगा
तो कामयाब नहीं होंगे। कुछ वर्षों पूर्व लखनऊ के एक अस्पताल में एक 12 वर्षीय बालक इलाज के लिए लाया गया, जो कुछ भी मानवीय भाषा के अनुरूप नहीं बोल पाता था। वो गूंगा नहीं था, परंतु वो अपने मुख से विचित्र ध्वनियाँ निकालता था। जांच करने पर पता चला कि बाल्यावस्था में ही उसे एक भेड़िया उठाकर ले गया था। वह अपनी 12 वर्ष की अवस्था तक एक गुफा में उस भेड़ियों के साथ रहा। परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार भेड़ियों की भांति हो गया था। वह उसी पशु की भांति विचित्र ध्वनियाँ मुख से निकालने लगा, मानव भाषा से पूर्णतः वंचित था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक भाषा विज्ञान में इस घटना की चर्चा की गई है। इससे सिद्ध होता है कि भाषा परिश्रम और प्रयास से अर्जित की जाने वाली संपत्ति है। जो हम लोग दूसरा वाला जो हम लोग पॉइंट पढ़े कि भाषा अर्जित संपत्ति है, इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के एक पुस्तक है भाषा विज्ञान, जिसमें ये चर्चा किया गया कि एक 12 वर्ष का लड़का जिसको गुफा में रखा गया था शुरू से ही, ठीक है, मतलब भेड़िया उठा के ले गया था, तो 12 साल तक वहीं पर रहा। तो रहने के पश्चात तो क्या किया ना, भेड़िया का जितना गुण उसके अंदर आ गया, यहाँ तक कि उसका भाषा ही बोलने लगा। जब मनुष्य के पास आया तो उसी भाषा का व्यवहार करने लगा। वह मनुष्य का जो भाषा है, मातृभाषा, वो नहीं बोलने से कहा, वही चीज़ बोल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा एक अर्जन है, अर्जन के द्वारा सीखा जा सकता है। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु क्यों है, चलिए देख लेते हैं। भाषा का प्रयोग समाज के बीचों बीच भावों विचारों एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। भाषा का व्यवहार कहाँ किया जाता है, समाज में किया जाता है। क्यों किया जाता है, अपने भाव और विचार को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए। अतः समाज से अलग होकर भाषा की कोई सार्थकता नहीं है। समाज से भाषा अलग नहीं हो सकता है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। भाषा पूरी तरह एक सामाजिक वस्तु है। समाज से पृथक किसी व्यक्ति की संपत्ति के रूप में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्ति चिंतन मनन अकेला कर सकता है, पर जब उसको प्रकट करने का अवसर आएगा तो दूसरे व्यक्ति की सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी। जब अपने भाव और विचार को दूसरे पर प्रकट करना पड़ेगा तो उसको भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चौथा नंबर जो पॉइंट है, इसमें क्या इसकी विशेषता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। भाषा परंपरागत है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। भाषा एक व्यक्ति से दूसरे तक जाने वाली एक परंपरामूलक इकाई है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाली एक संपत्ति का नाम भाषा है। मतलब एक पीढ़ी से, मतलब हम लोग का दादा जैसे कुड़माली बोलते थे तो हम लोग भी कुड़माली बोलने लगे, हम लोग का आने वाला पीढ़ी भी कुड़माली बोलने लगेगा। तो एक क्या हो गया, एक संपत्ति है। भाषा क्या है, एक संपत्ति है। भाषा अर्जन तो कर सकता परंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा का सीखना ही भाषा को अर्जित करना कहा जाता है। सांकेतिक या गुप्त भाषा को छोड़कर सभी भाषाओं का अर्जन समाज और परंपरा की सहायता से किया जा सकता है। समाज के द्वारा उसी भाषा को अर्जन किया जा सकता है जो दूसरे पर अपने भाव और विचार को किसी भाषा के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। वह भाषा सांकेतिक या गुप्त भाषा नहीं होना चाहिए, इंडिकेट वाला भाषा नहीं होना चाहिए। अतः भाषा के जन्म देने वाले, पालने वाले कोई माता पिता है तो वे है समाज और परंपरा। वो क्या है, समाज और परंपरा ही है जो भाषा को पाला जाता है। इन्हीं की गोद से भाषा पलती और बढ़ती है। इसी का गोद में क्या होता है, भाषा पलती है और बढ़ती है। पांचवा नंबर जो पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। पांचवा नंबर पॉइंट क्या है, अनुकरण द्वारा भाषा का अर्जन। पांचवा नंबर पॉइंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भाषा को केवल अनुकरण या नकल द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसमें क्या बोल रहा कि अनुकरण का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको एक्विजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। इसमें क्या होता है, भाषा को
कि छोटा बच्चा जो होता है बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, वो कैसा नकल कर रहा है, उसको देख के ही बच्चा सीखता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि भाषा को जो सीखा जाता है वो अनुकरण, एक्विजिशन या नकल करके सीखा जाता है। कोई माता जब अपने शिशु के सामने दूध शब्द का उच्चारण करती है, कौवा, गाय कहती है, तो शिशु उन शब्दों का उच्चारण करने, बार बार कहने का प्रयास करता है। कोई माता जो अपने बच्चे के सामने दूध शब्द का उच्चारण करती है, जैसे कौवा, गाय कहती है, तो ये सारे शब्द भी बार बार बोलने के लिए वो प्रयास करता है। कौन? बच्चा। इस अनुकरण के द्वारा वो भाषा को सीखने का प्रयास करता है और इसके द्वारा वो क्या करता है कि मम्मी क्या बोल रही है उस भाषा को सीखने का प्रयास करता है। भाषा किसी शिशु को माँ के दूध की भांति मिलने वाली कोई प्राकृतिक उपहार की वस्तु नहीं है, बल्कि हर मनुष्य को भाषा सीखने का निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इसमें बोल रहा है कि भाषा किसी शिशु को माँ के द्वारा जो दूध मिलता है वो कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है कि उसको मिलना जरूरी है। भाषा जो है कोई भी बच्चा कहीं पर भी जाके सीख सकता है। विज्ञान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा गुण अनुकरण करना और भाषा को सीखने में यही गुण सबसे अधिक सहायता करता है। विज्ञान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक जिसका नाम है अरस्तु, उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? न अनुकरण करना। अनुकरण मतलब एक्विजिशन के द्वारा ही मनुष्य भाषा को सरलता से सीख सकता है। ठीक है। छठा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? छठा नंबर पॉइंट बोल रहा है भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। याद रखिएगा, भाषा क्या है? निरंतर परिवर्तन होते रहता है। भाषा के मौखिक और लिखित रूप में महत्वपूर्ण मौखिक रूप ही है। भाषा का जो दो प्रकार है, लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मौखिक है, क्योंकि लिखित रूप तो उसके मौखिक रूप का ही अनुसरण करता है। लिखा हुआ चीज़ मुंह के द्वारा जो बोला जाता है वही चीज़ लिखा जाता है। भाषा एक विचार का स्तर है, दूसरा अभिव्यक्त का रूप है। भाषा विचार का रूप है, दूसरा अभिव्यक्त है, मतलब अपने भावनाओं को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार अनुकरण करने वालों का विचार स्तर और अभिव्यक्ति ठीक उसकी भांति नहीं हो सकती है जिसका वह अनुकरण कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि अनुकरण जो करता है भाषा का, उसके विचार और अभिव्यक्ति को उसके भांति ही नहीं कर सकता है, बट भाषा को सीख सकता है। इन्हीं भिन्नताओं के कारण भाषा में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसी के डिफरेंस होने के कारण भाषा में क्या होता है? न परिवर्तन होते रहता है, जिसका प्रमुख कारण नकल या असल से भिन्न होना है। परंतु कभी कभी अधिक प्रयोग से घिसने के द्वारा, कभी कभी किसी बाहरी प्रभाव के पड़ जाने पर भी भाषा पर परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं। मूल बात तो यह है कि मानव जाति के जीवन में जिस प्रकार निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उसकी भाषा भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए 7वां नंबर पॉइंट समझते हैं। 7वां नंबर पॉइंट में क्या है? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई लास्ट रूप नहीं है। जो वस्तु पूर्ण हो जाती है उसका कोई अंतिम स्वरूप निर्धारित हो जाता है। कोई वस्तु अगर बनाते बनाते पूर्ण हो जाता है तो उसका एक अंतिम रूप होता है कि चलिए पेज मतलब खांची बना रहे हैं तो बनाते बनाते खांची बन गया, तो उसका खांची ये हो गया। परंतु भाषा चिर प्रभावशील है। लेकिन क्या है भाषा? भाषा हमेशा प्रभावशील रहा है। उसमें व्यक्ति, स्थान, समय के अनुसार निरंतर परिवर्तन की स्थिति बनी रहती है। अतः उसका अंतिम स्वरूप कैसे बन सकता है? भाषा हमेशा परिवर्तन होते रहती है। पहले भाषा में ऐसे बोला जाता था, धीरे धीरे परिवर्तन के बहुत सारा उसमें शब्द किंबा वर्ड जुड़ गया, जिससे भाषा में परिवर्तन होने लगा। इसमें इंग्लिश, जैसे कोई हिंदी बोलता है तो 10 लाइन हिंदी अगर बोलता है तो उसमें हमको लग रहा है कि 15 से 20 वर्ड इंग्लिश ही घुसा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। इसलिए भाषा क्या होता है? इसका कोई लास्ट रूप नहीं है, हमेशा चेंज होते रहता है। भाषा की प्रवृत्ति कठिनता से सरलता की ओर। भाषा की प्रवृत्ति क्या है? हमेशा कठिन से सरल की ओर हुआ है। ठीक है,
तो ये वाला भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। 9 नंबर पॉइंट क्या है? 9वां नंबर जो पॉइंट है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर तथा अप्रौढ़ से प्रौढ़ता की ओर हो जाती है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, ठीक है, मतलब बड़ा से और छोटा की ओर होता है, और अप्रौढ़ से प्रौढ़ता की ओर होता है। चलिए इसको पढ़ के बताते हैं। भाषा में अभिव्यक्ति का विषय जब स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है, तब भाषा में भी उसी का अनुरूप स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार अभिव्यक्ति करने के दरमियान पहले अपने भाव को प्रकट करने के लिए थोड़ा लंबा चौड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे उसको छोटा करने लगा, तो उसी प्रकार भाषा में भी होता है। बच्चा जब भाषा सीख रहा होता है तो प्रारंभ में वह खाना पीना, संबंधी को पुकारना, पशु पक्षियों के नाम आदि ही केवल अपनी भाषा में सम्मिलित करता है। धीरे धीरे बालक का मानसिक विकास होने पर उसकी भाषा में अधिक प्रौढ़ता का समावेश होने लगता है। ठीक उसी प्रकार समाज का चिंतन स्थूल से सूक्ष्म होने पर उसकी भाषा में परिपक्वता और प्रौढ़ता आती चली जाती है। प्रौढ़ता मतलब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। बोलचाल की भाषा की तुलना में साहित्य की भाषा प्रायः सूक्ष्म और प्रौढ़ होती है। बोलचाल की भाषा की तुलना में साहित्य में क्या होता है? भाषा हमेशा सूक्ष्म और प्रौढ़ मतलब मैच्योरिटी होता है। 10 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है? भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर जाती है। चलिए ये वाला भी पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? भाषा की प्रयोगशीलता के आधार पर पहले विद्वानों की धारणा यह थी कि भाषा विश्लेषण से संश्लेषण अर्थात वियोग से संयोग की ओर हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले का विद्वान बोलता था कि भाषा जो होता था, भाषा का जब प्रयोगशाला किया तो पता चला कि भाषा विश्लेषण से संश्लेषण अर्थात वियोग से संयोग की ओर हो जाती है। वियोग से संयोग का मतलब पहले भाषा का कोई मतलब व्यवस्थित नहीं था, सटीक अर्थ नहीं था। जब उसको संश्लेषण किया गया, उसमें थोड़ा सुधार किया गया, तो ये संयोग की ओर होने लगी, उसका सटीक मीनिंग होने लगा। परंतु अब इस धारणा में संशोधन हो गया। अब विद्वानों का मत है कि भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर जाती है। अब इसमें संशोधन हो गया और कहने लगा विद्वान कि संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर होती है। संस्कृत में जहाँ विभक्तियों का संश्लेषण पाया जाता है, वहाँ हिंदी में ये पृथक हो चुकी है। उसी प्रकार संयुक्त अक्षरों को हिंदी में तोड़कर सरल बना लेने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए संस्कृत में गच्छति पद है, किंतु हिंदी में जाता है का प्रयोग किया जाना इसकी प्रवृत्ति का पुष्टि करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, जो संयोगात्मकता से वियोगता की ओर जाती है। तो हम लोग 10 पॉइंट समझ लिए, बहुत इजी तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। क्लास 2 कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का भाषा की परिभाषा, ठीक है। चलिए इसको भी कंप्लीट करा देते हैं कि कौन कौन क्या भाषा मतलब क्या क्या डिफिनेशन दिया है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्लास को लास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में भेंट करेंगे फिर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भाषा की जो परिभाषा है, विभिन्न विद्वानों ने भाषा की परिभाषा दी है। विभिन्न विद्वान हैं, उन लोग ने क्या क्या भाषा की परिभाषा दी है, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 में जो दिया गया है वो है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, उनका किताब का नाम है भाषा विज्ञान, ठीक है। उसके अनुसार इन्होंने भाषा की क्या परिभाषा दी है, चलिए जानते हैं। इन्होंने कहा है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसका जो डिफिनेशन है याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय, जो ब्रैकेट में लिखा गया है कि मतलब उसका विश्लेषण करके अध्ययन करके ये डिफिनेशन दिया गया है कि भाषा उच्चारण अवयवों से यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों
की व्यवस्था है। ये वाला यादृच्छिक मतलब जो अचानक निकलने वाली ध्वनि व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसी को भाषा कहा गया है। कौन सा किताब में था? भाषा विज्ञान, जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। सेकंड नंबर में जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार, इसका किताब जो लिखा है जिस किताब में, उसका नाम है किताब का सामान्य भाषा विज्ञान। इसके अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार भाषा का क्या परिभाषा है? जिन ध्वनि समूह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जिन ध्वनि समूह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तीसरा नंबर जो है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, इसका किताब का नाम था भारतीय भाषा विज्ञान। इसके अनुसार भाषा का डिफिनेशन क्या है? इसके अनुसार भाषा का जो डिफिनेशन है वो दिया गया है कि विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। इन्होंने कहा कि विभिन्न अर्थों में जो सांकेतिक शब्द समूही भाषा है, विभिन्न अर्थ में जो सांकेतिक रूप से जो सजाया गया है शब्द, वही क्या है? शब्द समूह, वही क्या है? भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव एक दूसरे के ऊपर बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। चौथा नंबर में जो है डॉक्टर पी.डी. गुने, इन्होंने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा कृत अनुवाद किया है। किसमें अनुवाद किया है? अपनी भाषा इंग्लिश या हिंदी दोनों में है। अपना मतलब विचार प्रकट किया है कि भाषा का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। किसके अनुसार? डॉक्टर पी.डी. गुने। किसके डिफिनेशन को मतलब अनुवाद किया है? न डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस means the sum total of such signs of our thought and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will। इसका मतलब बोल रहा है, फिर से लाइन को समझ लीजिएगा इंग्लिश में। बोल रहा कि लैंग्वेज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस मीन्स द टोटल ऑफ सच साइंस ऑफ आवर थॉट एंड फीलिंग्स as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will। अर्थात अपने व्यात्मक रूप में भाषा का अर्थ है हमारे विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने वाले ऐसे संकेतों का कुल योग जो देखे या सुने जा सके और इच्छा अनुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके, उसी को भाषा कहा गया है। समझ में आ गया? चलिए 5वां नंबर में और कौन है? एच गार्डिनर। इसके अनुसार 5वां नंबर एच गार्डिनर के अनुसार क्या डिफिनेशन दिया गया है? स्पीच एंड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें बोल रहा है द कॉमन डिफिनेशन ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। फिर से ये लाइन समझ लीजिएगा, द कॉमन डिफिनेशन ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। इसका मतलब बोल रहा है अर्थात विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहा गया है। और ये वाला जो डिफिनेशन दिया गया जी श्याम सुंदर कृत अनुवाद भाषा रस को उन्होंने अनुवाद करके कहा है। हेनरी स्वीट ने क्या कहा है? ध्यान से सुनिएगा, 6ठा नंबर में हेनरी स्वीट ने कहा है लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। हेनरी स्वीट ने कहा है
कि भाषा का जो डिफिनेशन होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच एंड साउंड। मतलब भाषा का जो डिफिनेशन इन्होंने दिया है, बोला कि जो थॉट का एक्सप्रेशन होता है वो किसी मनुष्य के द्वारा जो बोली जाती है उसके साउंड का ही एक भाव और प्रकट होता है, उसी को भाषा कहा गया है, जो हेनरी स्वीट ने कहा है। ठीक है, तो सभी का डिफिनेशन आप लोगों ने सुन लिया और याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ है तो याद कर लीजिएगा और लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और बहुत जल्द आप लोग के बीच भेंट होगा। ठीक है, आज का जो क्लास है कैसा लगा बता दीजिएगा कमेंट करके, और आज का क्लास को यहीं तक लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।